नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर में आज हमारा है 24 जून का करंट अफेयर्स। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज मेरी यहाँ पर डेली चल रही है और आपको इस वीडियो सीरीज के लिए हम बात करते हैं, ये करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो डेली आपको मॉर्निंग में 5 बजे, सुबह 5 बजे आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पर जो है वो डेली करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कराऊंगा सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ में। आपको यहाँ पर करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहने वाली है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो भी यूपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए यहां पर अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी समिट 2020 जो कि चलने वाली है 3 दिन, 26 जून, 27 और 28 जून को। यहाँ पर ये 3 दिन की यहाँ पर समिट होगी। इसमें 56 आइकॉनिक स्पीकर्स आने वाले हैं जो आपके यहाँ पर लाइव सेशंस लेंगे और ये पूरा आपका ऑनलाइन होने वाला है और ये एजुकेशन इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है। साथ में आपकी यहाँ पर 29 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगी जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, वो भी एक से बढ़कर एक यहाँ पर स्पीकर्स के द्वारा। आप देख सकते हो 50 से ज़्यादा स्पीकर्स 3 दिन आपके साथ रहेंगे और सिर्फ एक मिशन यूपीएससी के लिए। आप देख सकते हैं श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, कपिल देव, किरण बेदी जी, शशि थरूर, जयराम रमेश जी, राजकुमार जैसे बहुत सारे यहाँ पर जो है वो हस्तियाँ यहाँ पर आने वाली हैं। इसके अलावा यूपीएससी सीएसई एग्जाम के टॉपर्स, पिछले सालों में रहे टॉपर्स भी आपके साथ यहाँ पर सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो आप देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लिंक दी है, जाइए वहाँ से जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए और ये पूरा रजिस्ट्रेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी की यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जो कि यूपीएससी की आपको तैयारी कराएंगे। एक बाइलिंगुअल बैच होगा, एक हिंदी का बैच है और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बाइलिंगुअल है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर जो है वो कवर किया जाएगा। साथ में इन सभी बैचेस में आपकी यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो की जा रही है और आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ में आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। तो आप जो है इनका सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यदि आप कहीं पर जाकर तैयारी करते हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है यूपीएससी के लिए, लेकिन अनअकैडमी आपको घर बैठे यहाँ पर तैयारी कराएगा। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपकी आईडी क्रिएट करनी है, यूपीएससी सीएसई आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आपको मैक्सिमम मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है क्योंकि थोड़ा लंबे समय तक हमको यहाँ पर पढ़ाई करनी होती है और यदि आप यहाँ पर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। देखिए 24 महीने की जो फीस है वो है 64,000 रुपये, लेकिन आप ऑल इंडिया गुरुजी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पर आप यदि रेफरल कोड गुरुजी का यूज़ करेंगे, GURUJI लिखेंगे और प्रोसीड पेमेंट करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो फीस लगेगी साहब वो लगेगी 57,600 रुपीज़। और यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गुरुजी रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपकी यहाँ पर जो फीस लगेगी वो लगेगी आपकी 39,600 रुपीज़। ठीक है, और आप जैसे ही यहाँ पर पेमेंट करोगे और जस्ट दूसरे मिनट से आप यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि आपके सामने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे हम जो है वो डेली के यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करते हैं, साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके आंसर आपको देना है और आपको PDF कहाँ से मिलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सेशन में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, साथ में आप लोग कमेंट में आंसर भी करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अहोम साम्राज्य, अहोम किंगडम के संबंध में निम्न कथनों में से सही का चयन कीजिए। इसके संस्थापक छो लुंग सुक्पा थे। अहिमो ने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को नहीं अपनाया था। केवल एक ऑप्शन सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही हैं या फिर कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसका राइट आंसर क्या है? केवल एक सही है। तो अहोम साम्राज्य की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, अहोम किंगडम की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन है? वो हैं झो लुंग सुक्पा। साथ में अहिमो ने जो है वो हिंदू धर्म और असमिया भाषा को नहीं अपनाया था।
हाल ही में जो है ये चर्चा में क्यों रहा, तो हाल ही में कोलकाता के एक राजनीतिक ने झोलुंग सुकपा को चीनी आक्रमणकारी बताया, तब से ये जो है वो चर्चा में बना हुआ है। झोलुंग सुकपा का शासनकाल रहा 1228 से लेकर 1268 तक। मध्ययुगीन असम में पहले अहोम राजा और अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। अहोमों ने जो है वो न केवल हिंदू धर्म और असमिया भाषा को अपनाया, बल्कि असम के विभिन्न समुदायों के साथ साथ जनजातियों को आत्मसात करने में भी ये सफल रहे। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सी आम की किस्म को जीआई टैग मिला हुआ है? गौरजित, बनारसी, चौसा या फिर दशहरी? तो आपको भी कमेंट में आंसर करना है। आप भी यहाँ पर आंसर जरूर करें, इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। साथ में ये सभी करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, दशहरी। दशहरी आम जो होता है साहब, उसको जीआई टैग मतलब कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिल चुका है। अब हमने इसकी बात यहाँ पर क्यों की, तो अभी हाल ही में जो है वो गौरजित, बनारसी, लंगड़ा और किचौफा जैसी आम की किस्मों को जीआई टैग देने की सिफारिश की गई है। साथ में दशहरी आम का टैग किसको मिला है? वो मिला है मलिहाबादी। मलिहाबादी दशहरी आम को सितंबर 2009 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। एक भौगोलिक संकेतक या फिर हम जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है और ये उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो ये जीआई टैग होते हैं ये आपको 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है। 10 साल तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 10 साल के लिए। साथ में एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, सबसे पहला भारत में जीआई टैग किसको दिया गया था? सबसे पहला जीआई टैग साहब दिया गया था, वो दिया गया था दार्जिलिंग टी को। किसको मिला था? दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया 2004 में। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आम की अनेक भारतीय किस्मों को भी जीआई टैग हासिल हो चुका है। इनमें रत्नागिरी का अल्फांसो, गिर और मराठवाड़ा का केसर, आंध्र प्रदेश का बंगनापल्ली, भागलपुर का जर्दालू, कर्नाटक का अप्पामिडी और मालदा का हिमसागर मुख्य है। आपसे क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए भागलपुर को किस आम के लिए जीआई टैग मिला? तो आपको बताना पड़ेगा जर्दालू के लिए मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, गुप्त मतदान प्रणाली के विषय में सही कथन का विचार कीजिए। गुप्त मतदान का सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। आरपीए 1951 की धारा 94 के तहत मतदाता स्वैच्छिक रूप से मतपत्र की गोपनीयता के विशेषाधिकार को छोड़ सकता है। ईवीएम में विभिन्न बूथों से आए पेपर मतपत्रों का भौतिक मिश्रण संभव है। आपको बताना है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है या फिर सभी सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। मतलब यदि हम बात करते हैं गुप्त मतदान प्रणाली की, गुप्त मतदान प्रणाली की बात करते हैं, तो ये जो है गुप्त मतदान का सिद्धांत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। निष्पक्ष चुनाव होता है साहब इससे। साथ में रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 94 के तहत मतदाता स्वैच्छिक रूप में मतपत्र की गोपनीयता के विशेष अधिकार को छोड़ भी सकता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गोल्डन लंगूर के संबंध में निम्न कथनों में से सही का चयन कीजिए। ये केवल भारत के असम और भूटान में ही पाए जाते हैं। ये केवल भारत के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस लुप्त प्राय एंडेंजर्ड है। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 3 या फिर सभी के सभी सही हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। मतलब यदि हम गोल्डन लंगूर की बात करते हैं, ये केवल भारत के असम और भूटान में ही पाए जाते हैं। साथ में IUCN स्टेटस लुप्त प्राय मतलब कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये चर्चा में क्यों है? तो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण इनमें गर्भपात की स्थिति बनी हुई है। साथ में ये इनकी प्रजाति लगभग समाप्त हो गई है, ठीक है। गोल्डन लंगूर असम में पाया जाता है और इसे IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति की सूची में जोड़ा गया है। अब आपके सामने एक और चीज आती है, साहब IUCN क्या होता है? तो IUCN क्या होता है? IUCN का फुल फॉर्म आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं सभी के कमेंट यहाँ पर पढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
हॉगबेजर के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें भालू और सुअर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका आयुसियन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक सही है। हॉगबेजर की यदि हम बात करते हैं, हॉगबेजर में भालू और सुअर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। आप इसको एक बार गूगल करके देखिएगा, आपको फोटो इसकी दिखाई देगी। हाल ही में त्रिपुरा से इसके 3 शावकों को सिपाहीजला वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। साथ में आयुसियन ने इसको जो है वो वनरेबल कैटेगरी में रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर कैटेगरी में चल रही है। ये भी लगभग लुप्त हो चुकी है प्रजाति। आगे बढ़, आयुष मंत्रालय ने प्रोटोकॉल योग दिवस को फोल्डिंग हैंड्स लोगों के साथ वर्णित किया गया है। इस लोगों में निम्न रंगों का प्रयोग किया गया है। आपको रंग दिए हैं और अर्थ दिए हैं। भूरे रंग के पत्ते पृथ्वी तत्व को बताते हैं, हरे रंग के पत्ते अग्नि तत्व को बताते हैं, नीले रंग के जो है इसमें सूर्य की ऊर्जा व प्रेरणा स्रोत का प्रतीक बताया गया है। आपको बताना है कि सही मिलान कौन सा है। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल तीसरा सही है या फिर सभी के सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी सही हैं। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ने अभी प्रोटोकॉल जारी किया था योग दिवस के उपलक्ष्य में। तो उसमें जो लोगो दिया गया था वो फोल्डिंग हैंड्स लोगो था। ठीक है, उसमें यहाँ पर 3 कलर दिए हुए थे, भूरे रंग के पत्ते, हरे रंग के पत्ते और नीला रंग। भूरे रंग का पत्ता बताता है पृथ्वी तत्व, हरा पत्ता बताता है अग्नि तत्व और नीला रंग बताता है सूर्य की ऊर्जा, प्रेरणा स्रोत का प्रतीक। हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन के 69वें सत्र के दौरान जो है वो की गई थी 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पहला योग दिवस मनाया गया था 11 जून 2015। इसको 2015 आप यहाँ पर कर लीजिएगा। 21 जून को हर वर्ष जो है वो ये मनाया जाता है और 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आयुष प्रोटोकॉल योग दिवस को फोल्डिंग हैंड्स लोगों के साथ वर्णित किया गया। हाथों की यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन, मन एवं शरीर, मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एक संपूर्ण सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। लोगों में प्रयुक्त भूरे रंग के पत्ते पृथ्वी तत्व को बताते हैं, हरे पत्ते अग्नि तत्व को बताते हैं और नीला रंग सूर्य की ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए, जो योगा डे इस बार मनाया गया, योगा डे मनाया गया 2020, इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी साहब योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। तो आप थीम को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। इसका उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मुख्य धारा में वापस लाना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के दूर दराज के इलाकों में लागू की गई है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। कुम्हार सशक्तिकरण योजना की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका उद्देश्य है जो कुम्हार समुदाय है उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। साथ में कुम्हार सशक्तिकरण योजना जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के दूर दराज के इलाकों में लागू की गई है, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हाल ही में जो है वो KVIC ने पोखरण में कुम्हारों के सशक्तिकरण का प्रयास किया और उन्हें इलेक्ट्रिक पॉटर चाकू सहित 10 कुम्हारों के समूह में 8 अनुश्रमिक मशीनों का वितरण किया गया ताकि उनके कार्य को आसान किया जा सके। इस योजना की नोडल एजेंसी KVIC है। अब आपके माइंड में एक चीज़ और आ रहा होगा, कल भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो KVIC यहाँ पर आया था। KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो KVIC की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, KVIC का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1956 में जो है वो की गई थी और इसके अभी जो चेयरपर्सन है वो हैं विनय कुमार सक्सेना।
ठीक है, तो आप फुल फॉर्म याद रखिए, इतना सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराऊंगा, बस आप डेली टाइम पर क्लास को अटेंड करें, एक एक चीज़ पढ़ें, और कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूंगा। वहाँ नहीं करूँगा तो वीडियो पर बता दूंगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं कराऊंगा और आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य ने घोषित की है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है वो यहाँ पर घोषित की गई है झारखंड राज्य के द्वारा। किसके द्वारा घोषित की गई है? झारखंड राज्य के द्वारा इसको घोषित किया गया है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर इन योजना को लागू किया है, जिसका उद्देश्य शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय रोजगार उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर 100 दिन का रोजगार मिल सके, इसलिए झारखंड सरकार ने जो है इस योजना को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहने वाला उमिफेनोविर क्या है? औषधि है, वनस्पति है, मुद्रा है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, औषधि। ठीक है, उमिफेनोविर की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक प्रकार की औषधि है साहब। ठीक है, अब ये इतना चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR बोलते हैं, इसके तहत कार्यरत केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI को कोविड-19 के उपचार हेतु उमिफेनोविर औषधि के नैदानिक परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रक भारत सरकार से अनुमति मिली। तो इसका परीक्षण किया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने इस औषधि को जो है वो यहाँ पर परमिशन दी है, इसलिए हमारे लिए ये चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है, तो आप CSIR का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, CDRI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैमन द्वीप या कैमन आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? बेरिंग सागर में, कैरिबियन सागर में, हिंद महासागर में या फिर लाल सागर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरिबियन सागर में। कैमन आइलैंड कहाँ पर है? तो कै फॉर कैमन इस तरीके से याद कर लीजिएगा और कै फॉर कैरिबियन। ठीक है, तो कैमन आइलैंड कहाँ पर है? वो आपका कैरिबियन सागर में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो कैमन द्वीप है साहब, कैमन आइलैंड जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है उसके अंडर में आता है कैमन आइलैंड, और इसकी जो राजधानी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है जॉर्ज टाउन। ये जो कैमन आइलैंड है इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? कैरिबियन सागर में, कैमन आइलैंड। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, हाल ही में समाचारों में रहने वाले आर्टिकल 309 अनुच्छेद 309 IPC का संबंध किससे है? आत्महत्या को रोकने से संबंधित है, दहेज हत्या से संबंधित है, तलाक से संबंधित है या फिर इनमें से किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्महत्या को रोकने से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 309 अनुच्छेद 309 IPC का संबंध यदि हम बात करते हैं तो ये जो है वो आत्महत्या को रोकने से संबंधित है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम इसकी बात अभी क्यों कर रहे हैं? तो हाल ही में आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तब से ये आर्टिकल जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक समिति ने पाया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना ने कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दिया है। योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथनों का चयन करो। इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेकर उसको आदर्श प्रस्तुत करना था। निर्धारित ग्राम सांसद या उसका जीवन साथी गांव का नहीं होना चाहिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी, इसको आप याद रखिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की यदि हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत की गई 2014 में। इसमें प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था, उसको डेवलप करना था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो सांसद वहां का रहने वाला ना हो या फिर उसका जो जीवन साथी है वो वहां का नहीं रहने वाला होना चाहिए, उस गाँव में रहने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ऐसे गाँव को यहाँ पर लेना था। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें यह बोला है कि योजना उतनी सफल नहीं रही है।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नए कार्यकाल में 2019 से 2024 तक कुल 5 गांवों का यहाँ पर चयन। ठीक है, तो चयन का तरीका क्या होगा? लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक गांव को चुन लेंगे। राज्यसभा सांसद जिस राज्य से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हों वहां से जो है वो यहाँ पर गांव को चुनेंगे। मनोनीत सांसद क्या करेंगे? देश के किसी भी जिले के गांव का चयन कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा सांसद कहाँ चुनेगा? वो जहाँ से चुनकर आया है उसी क्षेत्र के अंदर। राज्यसभा सांसद अपने राज्य के अंदर कहीं भी कर सकता है। और जो मनोनीत, जिसको हम बोलना चाहिए, अब जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं साहब, तो मनोनीत मतलब कि जिनको जो चुनकर नहीं आए हैं वो कहीं पर भी देश में किसी भी गांव को गोद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है। इसमें से किस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही? फिक्की, हेल्थ केयर इंडिया, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, फिक्की। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर की बात करते हैं और स्वच्छता एक्सपो 2020 की बात करते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही साहब किसकी? वो रही यहाँ पर फिक्की की। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिर्फ फिक्की को बस ध्यान नहीं रखना, इसमें फिक्की क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार इसका पूछा गया साहब कि फिक्की का गठन कब हुआ था, तो फिक्की का गठन हुआ था साहब 1927 में। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 2 लोगों ने की थी। किस किस ने की थी साहब? इसके फाउंडर कौन कौन थे? इसके फाउंडर थे 2 लोग। एक थे घनश्याम दास बिरला, ठीक है, और दूसरे यहाँ पर थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। इन 2 लोगों ने जो है वो यहाँ पर फिक्की की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रही मगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि का संबंध किस राज्य से है? असम से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से या फिर हिमाचल प्रदेश से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम से। हाल ही में जो है वो मगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि जो है वो अभी चर्चा में रही है। तो ये कहाँ से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, मगुरी मोटापुंग की यदि हम बात करते हैं, ये जो आर्द्रभूमि है ये असम में है और तेल के कुएं से 500 मीटर ये दूरी पर स्थित है। विशेषज्ञों के अनुसार तेल रिसाव और आग का जैव विविधता क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई और हमने इसको यहाँ पर शामिल किया हुआ है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। और लेकिन लास्ट में इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने क्या पूछा था साहब? आपसे पूछा था भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वो कैग का जो है वो यहाँ पर कार्यकाल होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म तो आपको पढ़ना है। साथ में संविधान के किस आर्टिकल में कैग की बात की गई है? तो संविधान के आर्टिकल 148 में बात की गई है और 148 से लेकर 151 तक के सभी आर्टिकल कैग के आर्टिकल कहलाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अभी कैग कौन है? तो वो है राजीव महर्षि जी। राजीव महर्षि यहाँ पर कैग हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है? राइफल, निशानेबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती या फिर पोलो? आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा मैं उतने अच्छे आप लोगों के लिए सेशन लेकर आता रहूँगा। इसके अलावा आप अभी जाइए टेलीग्राम पर, जो है वो टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, PDF फाइल मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 5 बजे। डेली 5 बजे हमारी यहाँ पर क्लासेस होती हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।